दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक क्या है? आप लोगों को पता है मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पर रसिया गए हैं। अब रसिया के बाद कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रिया जाएंगे। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है और ऑस्ट्रिया जाने वाले ये पिछले 40 साल में पहले प्रधानमंत्री होंगे। 40 साल पहले कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया गया था। चलिए हम बात करते हैं रसिया इंडिया के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बार हुआ है ऐसा। इस कारण रसिया में प्रधानमंत्री मोदी जी का ग्रैंड वेलकम किया गया है। कहा जा रहा है कि रसिया के इतिहास में रिसेंट पास्ट में इतना ग्रैंड वेलकम किसी भी विदेशी लीडर को नहीं दिया गया जितना ग्रैंड वेलकम मोदी जी को दिया गया है। वहां की जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वह खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट पे आए थे। ये बहुत जरूरी था रसिया के लिए। भारत के लिए हो या ना हो, पर रसिया के लिए बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि रसिया पूरे दुनिया को दिखाना चाहता था, स्पेशली अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्री को यह दिखाना चाहता था कि इस धरती का जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र कंट्री है, देश है, उसका लीडर स्वयं रसिया आया हुआ है। मतलब वो भारत की बात कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, जो खुद उसका लीडर वहां पे गया है। इसका मतलब रसिया जो है वो अलग थलग नहीं है। क्योंकि 2022 में युद्ध के बाद, रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद रसिया को अलग थलग कर दिया गया था। बहुत ज्यादा रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा दिया गया था। इसलिए रसिया की जो इकोनॉमी है वो डमाडोल हो गई। उस इकोनॉमी को सही कौन किया? भारत ने किया। भारत ने बहुत ज्यादा बिजनेस स्टार्ट कर दिया रसिया के साथ। बहुत ज्यादा एक समय ऐसा था कि हम लोग जो ऑयल इंपोर्ट करते थे, उस ऑयल इंपोर्ट करने के साथ साथ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करने लगे, क्योंकि रसिया से हम लोग ऑयल लाते थे, उसको रिफाइन करते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे। इसके कारण हमारे और रसिया के बीच में बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ गया, लगभग 64 टू 65 बिलियन डॉलर का। उसमें मैक्सिमम क्या होता है, हम ही लोग रसिया से खरीदते हैं। लगभग 60 बिलियन डॉलर का हम ही उनसे खरीदते हैं और 4 बिलियन डॉलर का हम लोग उनको एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बारे में और बात करने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि आपको पता है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पड़ोसी देश है वहां पे नहीं गए। अगर आप उनका इतिहास देखें तो 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? भूटान जाते हैं। भूटान जाना जरूरी भी था, क्योंकि उस समय चाइना का जो प्रेजेंस है भूटान में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए मोदी जी वहां पे गए और वहां के लोगों को भरोसा दिलाया कि आप परेशान मत होइए, भारत आपके साथ खड़ा है, आपके पीछे खड़ा है। फिर उसके बाद 2019 में आप लोगों को याद होगा, प्रधानमंत्री बनने के बाद कहाँ जाते हैं? मालदीव जाते हैं और श्रीलंका जाते हैं। और मालदीव और श्रीलंका में चाइना ने इतना ज्यादा लोन दे दिया है, इतना ज्यादा लोन दे दिया और लोगों को लोन दे के फंसा दिया डेब्ट ट्रैप में। इसलिए मतलब चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद गए और वहां पे मैसेज दिया कि आप लोग परेशान मत होइए, भारत आपके साथ खड़ा है। और भारत ने करके भी दिखाया। जब जब मालदीव को जरूरत था हॉस्पिटल बनाया, जब जब मालदीव को जरूरत हुआ पानी पहुंचाया, मतलब बहुत चीजें की। और आप लोग श्रीलंका के बारे में जानते ही हैं, कुछ समय पहले वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, तो लगभग 4 बिलियन डॉलर देकर श्रीलंका की मदद की भारत ने और बता दिया कि आप पड़ोसी हो, हमारे भाई हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। परंतु इस बार थोड़ा अलग हो गया। क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विजिट पड़ोसी देश के पास नहीं गए, पड़ोसी देश नहीं गए, कहाँ गए? रसिया। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी सबको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत समय से बातें चल रही थी। क्योंकि अगर आप देखें, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 10 साल में वो लगभग 9 बार अमेरिका गए और 9 बार ही रसिया गए। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, जितनी बार हमारे जो लीडर थे वह अगर अमेरिका जाते थे तो रसिया भी जाते थे। परंतु प्रधानमंत्री मोदी क्या किए, 10 साल में 8 बार अमेरिका गए और केवल 5 बार रसिया गए थे। 5 बार। पर इस बार तो एकदम अलग ही हो गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विजिट कहाँ जाती है? रसिया जाती है। बायलैटरल विजिट की बात कर रहे हैं। अभी इससे पहले इटली तो गए थे, परंतु वो बायलैटरल मीटिंग नहीं था, वो तो G7 के जो समिट था उसका इन्विटेशन मिला था उनको, इसलिए वो गए थे। वो बायलैटरल मीटिंग नहीं था, यह बायलैटरल मीटिंग है, मतलब 2 देश द्विपक्षीय मीटिंग है। अब इसकी बहुत ज्यादा आलोचना भी हो रही है। पूरे जो अमेरिकन मीडिया है, अमेरिकन लोग हैं, कैनेडियन मीडिया है या यूरोपियन मीडिया है, इसकी बहुत ज्यादा आलोचना कर रही है।
क्योंकि वो तो कब से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत को रसिया से दूर किया जाए। अगर भारत रसिया से दूर हो जाएगा तो रसिया एकदम अलग थलग हो जाएगा, केवल और केवल एक कंट्री रहेगा उसका, चाइना। और चाइना तो हमेशा से यह चाहता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। चाइना तो हमेशा से यह चाहता है कि रसिया क्या रहे, रसिया हमेशा अलग थलग रहे, पूरी दुनिया रसिया को अलग थलग करके रख दे। क्यों? क्योंकि अगर रसिया सबसे अलग रहेगा तो बिजनेस के कारण, ट्रेड के कारण, इकोनॉमी के कारण किस पर डिपेंडेंट हो जाएगा? चाइना पर डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब दोनों का रिलेशन, चाइना और रसिया का रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको पता है रसिया जो मिलिट्री सुपर पावर है, चाइना जो इकोनॉमिक सुपर पावर है, अगर ये दो कंट्री साथ में आ गए तो दुनिया में कोई इनको हरा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हरा सकता। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नाटो के लिए भी मिलकर नहीं हरा सकते इनको। और चाइना यही चाहता है और इंडिया ये बिल्कुल नहीं चाहता है। और यह मैसेज इंडिया ने और रसिया ने खुद चाइना को दिया, क्योंकि 2023 में आपको पता हो, ध्यान होगा आपको, 2023 में चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वह रसिया गए थे, उनको भी ग्रैंड वेलकम दिया गया था। परंतु जो उनको रिसीव करने लोग आए थे वह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे, और प्रधानमंत्री मोदी को फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता है रसिया में, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से हायर होता है। मतलब आप कह दीजिए व्लादिमीर पुतिन के बाद अगर कोई लीडर है तो वही फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, डेनिस मेंटुराओ। डेनिस मेंटुराओ वो खुद एयरपोर्ट पे आए थे प्रधानमंत्री को रिसीव करने, और पूरे दुनिया को मैसेज दे दिया गया कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है भारत, उसका लीडर स्वयं नरेंद्र मोदी के रूप में आया है। ये तो हो गया। एंड इवन जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया एक बहुत गलत हो रहा है, ओके, क्योंकि वो ट्विटर पे ही युद्ध करते हैं, वो कहीं मतलब फील्ड पे युद्ध नहीं करते, ट्विटर पे युद्ध करते हैं। और एक बड़ी गंभीर बात है, आपको पता होगा जिस दिन मोदी जी विजिट किए हैं रसिया, उसी दिन यूक्रेन में एक बच्चों का हॉस्पिटल है, उस पर अटैक कर दिया गया और एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया गया, रसिया ने अटैक कर दिया। अब इसको लेकर वीडियो को ट्वीट किया जा रहा है कि क्या यह देखकर प्रधानमंत्री मोदी बहुत खुश हो रहे हैं जो रसिया कर रहा है, मतलब रसिया एक वॉर क्राइम कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया इसके पीछे लग गया है। मतलब मोदी जी को मतलब मोदी जी की जो विजिट है उसको उस आलोचना कर रहा है। परंतु पूरे वर्ल्ड को यह पता है, अच्छे से पता है कि जो यह रसिया और यूक्रेन का युद्ध है, अगर कोई रुकवा सकता है तो वह केवल और केवल भारत है। भारत के अलावा, मतलब मोदी जी के अलावा पुतिन किसी की बात नहीं सुनेंगे। देखिए, मानना न मानना तो पुतिन के हाथ में है, परंतु सुनेंगे जरूर, क्योंकि भारत उनके साथ हमेशा 2022 हमेशा खड़ा रहा है, परंतु 2022 से लेकर 2024 तक हमेशा खड़ा रहा है। किसी भी पब्लिक फोरम पर, ध्यान दीजिए, किसी भी पब्लिक फोरम पर भारत ने रसिया का विरोध नहीं किया है। इवन यूनाइटेड नेशन में बहुत बार लाए गए बहुत सारे प्रोग्राम रसिया के अगेंस्ट, परंतु हमेशा इंडिया ने उसे बैक किया है। कभी रसिया को पब्लिकली नहीं कहा है कि रसिया गलत किया, हाँ युद्ध को कंडेम जरूर किया है, क्योंकि वायलेंस है, वायलेंस तो भारत हमेशा कंडेम करता आया है, चाहे जिसके बीच में हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो, या रसिया यूक्रेन के बीच में हो, अमेरिका का अफगानिस्तान में प्रेजेंस हो, अमेरिका का ईरान में प्रेजेंस हो, अमेरिका का इराक में प्रेजेंस हो, कहीं पर भी हो, इंडिया ने हमेशा वायलेंस का विरोध किया है। ये तो हो गई सब बातें। अब जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं तो भारत को क्या मिलने वाला है, ये बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिए। अब सिंपल से किस किस चीज के लिए बात होगी, एनर्जी की बात होगी, एनर्जी कोऑपरेशन की बात होगी और सिक्योरिटी की बात होगी। देखिए एनर्जी में क्या होगा, हम लोग यही डिमांड करेंगे कि अधिक से अधिक कच्चा तेल हम लोग वहां से ला सकें, अधिक से अधिक, और जो वहाँ की एलएनजी है उसको ला सके, कोयले को ला सके, इन सब चीजों को हम ला सके कम दामों पे, मतलब कुछ डिस्काउंट दिया जाए और हम लोग लेकर आए। और सिक्योरिटी की बात होगी, ट्रेड की बात होगी, और डिफेंस प्रोडक्ट की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रसिया से हम लोग लगभग 60 to 65% जो डिफेंस हम लोग इम्पोर्ट करते हैं वो रसिया से इम्पोर्ट करते हैं। और कल्चरल टाइज की बात होगी, टूरिज्म की बात होगी, और कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की कनेक्टिविटी की बात हो रही है, जो इंडिया के मुंबई पोर्ट को रसिया के सेंट पीटरबर्ग से जोड़ेगा ईरान के थ्रू। अब जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी इंडिया और रसिया के बीच में,
अगर आप देखेंगे ना, ट्रेड रूट अभी जो इंडिया और रसिया का ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उसका रूट देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। इसके कारण क्या होता है, पर टन, एक टन में लगभग इंडिया को $200 अधिक देना पड़ता है, रसिया को भी $200 अधिक देना पड़ता है। अगर यह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन जाता है, इंडिया से ईरान, ईरान से कजाकिस्तान, फिर चाइना, फिर रसिया, अगर ये बन जाता है तो पर टन दोनों देशों को $200 की बचत होगी। मतलब हमारी हमारी और बिजनेस बढ़ने वाली है, और जो है जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह कम हो जाएगी। किसके कारण, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के कारण। तो डेफिनेटली इनके लिए बातें होंगी। और इंडिया ने अनाउंस किया है, मिस्टर मोदी जी ने खुद अनाउंस किए हैं कि वह एक नया कॉन्सुलेट ओपन करेंगे रसिया के अंदर। यह न्यूज था जो कि हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। और इस न्यूज के कारण प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के कारण पूरे वेस्टर्न कंट्री में एक मतलब हाहाकार मच गया, कह सकते हैं हाहाकार मच गया। ओके, तो आपको जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। ओके, और इंडिया और रसिया का जो रिलेशन है, क्या अभी भी एकदम स्ट्रांग है कि नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा और इसका देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको।